हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक सुबह में आपको जो 8 बजे मिलता है और एक शाम को मिलता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ सीट नंबर 13 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 40 एमसीक्यू रहेगा साइंस का। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि देखिए, अभी जो एग्जाम जो होने वाला है, बहुत आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस आप किया करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए चलिए रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताइए, इस पहले क्या कि खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और 40 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ओलेरी कल्चर। इसका राइट आंसर याद है, ओलेरी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेरीकल्चर का, इसमें रेशम का अध्ययन किया जाता है, रेशम के कीड़े का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सिल्वी कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कास्ट पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पीसी कल्चर लिखा, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं। आपको बताने कि हाइड्रोफाइट्स जो है होते हैं तो क्या होता है? तो यार हाइड्रो मतलब एक पानी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, लेकिन पानी के मतलब कैसा पानी? समुद्र, यहाँ समुद्री जीव दे रखा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी यानी जलीय पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जलीय पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु जो है, ये सब जीवाणु का साइज दे रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे छोटे जीवाणु जो होते हैं बताना उसका शेप किस तरह से होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल लालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। बताइए, कहता है कि मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा? ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा एसरिसिया कोलाई जो है मानव के आंत में पाया जाता है। मानव के आंत में पाया, अगर वही हम बात करते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम का, अगर हम बात करते हैं तो बताइए क्या होता है? ये श्वास नली से संबंधित एक बीमारी होती है, जिसको डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है, सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई होता है। ठीक है, तो याद रखिए अभी। उसके बाद यहाँ पे लिखा वाई विब्रो कोलोरी लिखा हुआ है। वाई विब्रो कोलोरी क्या होता है? इससे हैजा रोग होता है। क्या होता है? इससे हैजा रोग होता है। ये सब जीवाणु का नाम दे रखा है और किस में होता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है, ये आपका पशुओं से यानी पशु में होने वाले रोग है। ठीक है, यानी पशु में होने वाले रोग उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपको बताना है कौन सा रोग यहाँ पर बैक्टीरिया से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी तपेदिक जो ये बैक्टीरिया से होता है। बाकी अगर हम पीलिया, चेचक, मम्स की बात करें, ये सब वायरस से होता है। किससे होता है? तो सब वायरस यानी विषाणु से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, लाइक भी कम करते हैं। ठीक है दोस्त, कम से कम लाइक तो क्या करें। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इससे अगर बेनिफिट हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता? आपसे पूछा किसमें एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, यानी विषाणु यानी वायरस में क्या होता है? वायरस में क्या होता है? इसमें कोई एंजाइम नहीं, किसी तरह के एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एड्स वायरस जो होता है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस जो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। एक सूची RNA होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कहता है विषाणु में क्या होता है? पूछा जा रहा है कि विषाणु में क्या होता है। आपसे पूछा कि विषाणु में क्या होता है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है, बताइए। 9 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ए जो दिख रहा है चेचक जो है, ये जो है विषाणु के कारण होता है। याद रखिए क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ जो रोग है किसके कारण होता है? सबसे पहले याद रखिए फुट एंड माउथ जो किस में होता है? तो जंतु में होता है। अब ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। ये बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है आलू में मोजैक। सबसे पहले देखिए मोजैक रोग किस में होता था? आलू में होता है, यानी पोटैटो में होता है। ठीक है, पोटैटो में क्या होता है? मोजैक रोग होता है। तो आपको बताना है किससे होता है। तो इसका भी राइट आंसर आपके यानी विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अगर दाब को यानी प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी घट जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने से क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। तो यानी 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है चौराहे पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? आपको गेंद जो है नाचती रहती है, इसका रीजन बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 बताइए भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों पिघलता है? ये आपको रीजन बताना है कि निचले तल से पिघलता क्यों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 14 का राइट आंसर तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी की वजह से निचले तल से पिघलना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि दलदल में फंसे कोई इंसान अगर दलदल में फंसा हुआ है तो व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए जब लेटने से क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रेशर यानी दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल, यानी फोर्स बाय एरिया होता है। तो लेटने से क्या होता है? उसका एरिया को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेटने से क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया? अगर एरिया बढ़ लेटने से क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा ना, जिससे क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा, जिससे क्या होगा? वह नीचे की तरफ दबेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा। यानी लेटने की सलाह इसलिए दिया जाता है कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? कम जाता है, और जिससे वो अंदर जाने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्यों लगाई? चौड़ी पट्टियां जो क्यों लगाई जाती है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए? कम हो। इसी की वजह से क्या होता है? रेल के पटरी के नीचे क्या होता है? लकड़ी या कंक्रीट लगाई जाती है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि क्यों निकलता है? इसका रीजन बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। अब मनुष्य के अंदर का तो दाब वही रहता है, जब बाहर घटेगा तो अंदर से क्या होगा? फोर्स होगा ना, दाब ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होता है? शरीर का जो पार्ट जहाँ कमजोर होता है, तो नाक का वेन जो होता है कमजोर होता है, जिससे क्या होता है? ब्लीडिंग होना स्टार्ट
हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 क्या कहता है। कहता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% क्या किया जाए, 1% कम हो तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा, पृथ्वी के तल पे जी का मान कितना होगा। तो याद रखिए यहाँ पर 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी, यानी 19 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये सब। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक या धोतक या इंडिकेट कर सकते हैं, किस बात का इंडिकेट है। तो जब पारा एक बार गिरता है तो आंधी का झंझावाट आने की संभावना, आंधी तूफान आने की संभावना हो जाता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे नीचे आता है इसका मतलब बारिश होने की संभावना होता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है पारा, इसका मतलब यह कि मौसम साफ होने की संभावना रहता है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंडीशन पूछ सकता है, इसलिए तीनों आप याद रखिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। वायु में ऊपर जाने के बाद गुब्बारा क्या हो जाता है, ये फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊपर जाने पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर वायु दाब घट जाते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 बताइए। कहता उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते, किस विधि में माध्यम के कण जो है गति नहीं करते। उष्मा के संचरण की 3 विधि होता है, एक चालन होता है, दूसरा समवन होता है, तीसरा विकिरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है किसमें माध्यम के कण जो है गति नहीं करता, मोशन नहीं करता, तो होता है कंडक्शन में यानी चालन में। चालन किसमें होता है, ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में। अगर एक रड है, अगर आप यहाँ पर गर्म करते हैं, इस पॉइंट को गर्म करते हैं तो धीरे 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 पूरे पॉइंट के पूरे क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं तो बल्कि हीट क्या होता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। बात समझ में, इस तरह से पूरे रड क्या होते हैं, गर्म हो जाता है। संवहन किस में होता है, तो ये गैस, लिक्विड और गैस दोनों में होता है, लिक्विड और गैस दोनों में होता है, याद रखिएगा। विकिरण जैसे सन का लाइट जो आता है, इसके लिए किसी मीडियम, सन की लाइट किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। सन का जो लाइट आता है वह विकिरण मीडियम से अर्थ पे आता है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति। बोलोमीटर क्या है, आपसे बताने कि बोलोमीटर क्या मेजर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसमें विकिरण को क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बस, तो आप लोग लाइक भी कम ही करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। खुले छोड़ देने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो कितना तो माइंड में सबसे अगर नहीं पड़े तो माइंड में से रूम का टेम्परेचर क्या होगा, घट यानी ठंडा होगा। ऐसा नहीं, सीधा उसका उल्टा सोचिएगा, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर को गर्म करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, औरक्त किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, औरक्त किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 क्या कहता है। अफ्रीका की काली त्वचा, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना, तो अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या फील करेगा। तो काली त्वचा वालों क्या होते हैं, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ना, तो उससे ज़्यादा गर्मी फील होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, अधिक गर्मी का महसूस कराने, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि काले जो वस्तु होता है वो ज़्यादा हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और शोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा केमिस्ट्री क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि K2Cr2O7 में
Cr का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है एक तरह से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। देखिए पोटासियम का वैलेंसी अगर 1 होता है तो पोटासियम यहाँ 2 दे रखा है तो कितना +2 हो जाएगा। क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम को आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो यहाँ पर प्लस आप 2x कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 होता है तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसा सबको जोड़कर क्या किया था 0 किया था, क्या कहता है 0 किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए तो 2 में से 14 जाएगा यानी -12 यानी 2x -12 होगा तो उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी सबको जोड़कर बराबर 0 करना है, ठीक है। तो इस तरह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 बताइए। कहता है पीएच का निर्धारण किसने किया। पीएच का निर्धारण किसने, और पीएच 10th क्लास में पढ़े होंगे पीएच के बारे में। तो इसका निर्धारण किसने किया तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोरेनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। इसमें 3 तरह के विलयन होता है, एक होता है अम्लीय, दूसरा होता है उदासीन और उसके बाद होता है क्षारीय। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान जो होता है वह क्या होता है 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, जिस कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय, जिसका पीएच मान अगर 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अगर ज़्यादा होता है, 7 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 29। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो दोनों के बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे जल गैस और प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं किसका किस में आंसर, इसको अच्छे तरह समझिएगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इन दोनों को मिक्सअप को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। जो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी होगा। एक होता है जल गैस। जल गैस में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। ये होता है किसका, ये जल गैस क्या होता है, किसका, ये जल गैस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लीजिए आ गया आपका जल गैस के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल गैस के लिए भी क्वेश्चन आ गया है। तो जल गैस किसका संयोजन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखिए। कहता है कि एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा, ठीक है। जब ध्वनि का वेग इतना हो तो वायुयान की चाल आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैक संख्या, एक मैक संख्या का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। मैक संख्या, मैक संख्या फार्मूला क्या होता है, किसी वस्तु की चाल तो ऊपर लिखा है, यानी वायुयान की चाल ऊपर लिखाएगा, वायुयान की चाल ऊपर लिखा जाएगा और ध्वनि की चाल नीचे लिखाएगा। क्या लिखाएगा, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल नीचे लिखाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, वायुयान की चाल पूछा। तो देखिए एक तरह से क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैक संख्या को ध्वनि के स्पीड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वायुयान की चाल निकल जाएगा। तो मैक संख्या 2 दे रखा है, 332 दे रखा, तो इसको क्या हो जाएगा, तो 662 हो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 62 यानी 662 होगा। सॉरी 62 नहीं, यहाँ 2 है ना तो 64 होगा, 64 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। साथ साथ ये भी याद है कि मैक संख्या क्या होता है, तो किसी वस्तु की यानी वायुयान की चाल ऊपर होगा, ध्वनि की चाल हमेशा ध्यान रखना नीचे होगा, ध्वनि की चाल हमेशा नीचे, जिसका चाल निकाला ऊपर लिखाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठियों को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकता, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्वनि संचारित करने के लिए माध्यम नहीं, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं ध्वनि को चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत, यानी सुनने वाला और श्रोता जहाँ से ये ध्वनि उत्पन्न हो रहा, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। तो इसे 16.6 के आसपास आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा थे अप्रॉक्स, यहाँ समझिए आपका राउंड फिगर में 17 मीटर होता है। कितना कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजन बंधन है। आपको बताना है कि आयनिक बॉन्ड किसमें है। आयनिक बॉन्ड किसमें है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है नॉन मेटल। दोनों का संयोग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वैद्युत संयोजन बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बस एक ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सोडियम है जो धातु है, सोडियम हो गया सोडियम बोरोमाइड, ठीक है ना, सोडियम बोरोमाइड हो गया। तो सोडियम हो गया आपका क्या धातु हो गया, ये हो गया आपका धातु हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, यानी 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि ये दे रखा आपको बतानी है क्या, आर्गन पोटासियम और कैल्शियम का दे रखा है, तो ये है क्या। तो सबको नोट देखिए, थोड़ा से ध्यान से देखिए कि नीचे पहले एक बात समझिए कि जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। तो देखिए ऊपर 40 सब में दे रखा है ना, तो नीचे जो लिखा था इसको परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखिए नीचे जो लिखा था इसको परमाणु संख्या, ऊपर जो यहाँ लिखाता है वह द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो परमाणु संख्या सबका अलग अलग दे रखा, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका एक दे रखा। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समभारिक यानी आइसो बात। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर यही रहता कि सबका परमाणु संख्या अगर सेम होता और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को डिफाइन जो है डेफिनेशन जो है सबको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितना होता है। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि ऑक्सीकरण एक ऐसा अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है उसको डिफाइन आप, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन उसके बाद रिडक्शन होता है, इसको अवकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ये भी सही बात है। जब एक और दो सही है और उसके बाद उपयुक्त में सभी ही देख रखा, तो जाहिर सी बात इसी को देखने की भी जरूरत नहीं होगा। ऐसे देख लीजिए विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, तो डी पे जाएगा। उपयुक्त तीनों का तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगता है तो ये किसका हो जाता है, लोहे में जंग लगना किसका हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है लोहे में जंग लगता है। यानी ऑक्सीडेशन किसके कारण होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, आयरन जो होता है इसमें क्या होता है जंग लगता है। अब एक चीज और, जब जंग की बात देखिए, एक होता है रस्ट वर्ड होता है, रस्ट, रस्ट का मतलब ही होता है जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने की दो चीज़ कंपलसरी है, दो चीज़ होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। नमी का मतलब पानी का अंश होना चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक रहेगा तो रस्ट लोहे में जंग नहीं लगेगा। इसलिए लोहे में जंग लगने के लिए नमी यानी पानी का अंश होना चाहिए, यानी मॉइस्चर नमी होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाकर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्न में से किसका ईंधन मान, ईंधन मान का मतलब होता है ऊष्मीय मान। एक तरह समझिए ऊष्मीय मान आपसे पूछा जा रहा है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा रहा है। ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा किसका, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। याद रखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए दे रखा हूँ 41, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि 41 का राइट आंसर क्या हो। क्या है क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता निगेटिविटी होती किसमें होता है, क्लोरीन में होता है, क्लोरीन में होता है। क्लोरीन दो बार लिखा गया, यहाँ पर फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन।
एक क्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा ये फ्लोरीन है, ये क्या आपका फ्लोरीन लिखा हुआ है, बता दिया। एक क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये टॉपिक जो भी हमने पढ़ाया आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप 40 में कितने स्कोर करते हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।